हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज हर्षित एंड यू आर वाचिंग हमारी पाठशाला। चल रही है हमारी बोर्ड की रिवीजन सीरीज हर चैप्टर के लिए। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर एटम्स। फिजिक्स का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर एटम्स। तो क्या पढ़ने वाले आज हम एटम्स में। तो एटम चैप्टर में हमें पढ़ना है पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, फिर उसमें पढ़ना है लिमिटेशंस उसके। देन वी नीड टू स्टडी बोर्ड्स मॉडल, बोर्ड्स कुछ पोस्टुलेट्स थे और उसके लिमिटेशंस। और फिर बोर्ड्स ने अपने जो पोस्टुलेट्स दिए थे उससे कुछ फॉर्मूले डिराइव करने हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन हमें पढ़ना है हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। तो बस इतने से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, हमारा बोर्ड के लिए सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वन शॉट में चैप्टर से कंप्लीट करते हैं। अगर आपको एटम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप इतना जानना चाहते हो कि आपके बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आप उसको हैंडल कर पाओ और बेसिक पूरा एटम जानना चाहते हो, तो लिमिटेड टाइम में हम पूरे एटम को खत्म करेंगे। यहाँ पे बस फोकस रहना बोर्ड पे, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास क्या है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बहुत सारे लोग अल्फा पार्टिकल मॉडल बोलते हैं, इसको रदरफोर्ड मॉडल बोलते हैं, बट एक्चुअल में जो ट्रिब्यूट मिलना चाहिए इस मॉडल को वो किसका नाम है, हमारा गीगर-मेडिस्टन। सर ऊपर लिखा है मैंने गीगर-मार्सन एक्सपेरिमेंट। सर ये क्या था, आप अभी रदरफोर्ड बोल रहे हो फिर गीगर-मार्सन बोल रहे हो। एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किसने किया था, गीगर-मार्सन ने किया था। स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के, परफॉर्म इन्होंने किया था, ऑब्जर्वेशन इन्होंने की थी, और उसको कंक्लूड किसने किया था, रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया था। फिर तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिखी है इस मॉडल की, ये किसने दी है मुझे, रदरफोर्ड सर के दो स्टूडेंट्स थे, गीगर-मार्सन, उन्होंने किया था। कंक्लूजन वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। तो ध्यान रखेंगे अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, गीगर-मार्सन एक्सपेरिमेंट, ये सब का एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल यूज हुआ है। अल्फा पार्टिकल, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा पार्टिकल। तो पहले हमें जानना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है फ्रेंड्स। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है, 2 ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 2e, e इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। कितनी होती है e की वैल्यू, e की वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। तो 2 into चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, हाँ इतना ही होता है, मैग्नीट्यूड विद द माइनस साइन। तो 2 into चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का, 4 into मास ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल हीलियम एटम की तरह हो गया, He2 4। तो मास 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज 2 times ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो मैं सेटअप समझाता हूं, तो मैं कैसे सेटअप है ये गीगर-मेडिस्टन एक्सपेरिमेंट का। तो यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, यहाँ पे हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवा रहा हूँ यहाँ पे अल्फा पार्टिकल हर डायरेक्शन में निकलेंगे। ओके, देन वी हैव अ कॉलीमीटर, दिस इज लेड ब्रिक, ये लेड की ब्रिक बना रखी है। ये क्या करेगी, ये अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शंस को स्ट्रेट करेगी। बेसिकली अल्फा पार्टिकल हर डायरेक्शन में स्कैटर करेंगे, वो स्ट्रेट जाए, दिस कॉलीमीटर विल मेक श्योर ऑफ दैट। ओके, अल्फा पार्टिकल की बीम जा रही है स्ट्रेट, अब स्ट्रेट बीम जा रही है, ये मेरे दो स्टैंड है। ये करते हैं, यहाँ पे मैंने गोल्ड फॉइल लगा रखी है, बहुत पतली थिन गोल्ड फॉइल लगा रखी है, उसको लगाने के दो स्टैंड है। जब अल्फा पार्टिकल पे स्ट्राइक करेंगे तो फिर ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारे यहाँ लगा रखे मैंने जिंक स्क्रीन, और यहाँ पे है मेरा डिटेक्टर। तो डिटेक्टर क्या करेगा, मूव करेगा। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से गए, तो अल्फा पार्टिकल कहाँ गए, कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ पे गए, कुछ यहाँ पे गए, दिस इज द मूवेबल डिटेक्टर। ये मूव करता रहेगा, डिटेक्ट करता रहेगा कहाँ अल्फा पार्टिकल गए। तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऐसे ही चले गए, यहाँ से बीम गई थी, अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल किसी डिफरेंट एंगल पे स्कैटर कर गए। तो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बैकवर्ड, तो बैकवर्ड चले गए, और 1 in 8000 180 डिग्री में फॉल कर गया। ऐसे अल्फा पार्टिकल हुआ, ये आपको दिख रहा है रेड वाला, ऐसे अल्फा पार्टिकल गया और बम्बार्ड होके वापस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद वापस 180 डिग्री से वापस आ गया। क्या मतलब है इस बात का, वो सब हम जानेंगे। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था मेरा गीगर-मेडिस्टन ने अल्फा पार्टिकल के ऊपर। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इससे, पहली चीज हमने ऑब्जर्व की, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल से पास होने में स्ट्रेट चले गए। इस बात का मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। तो गोल्ड फॉइल का जो एटम है, जो गोल्ड फॉइल का जो एटम है, उसका मैक्सिमम जगह खाली है, खाली था तो अल्फा पार्टिकल आए, उसमें चले गए। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, फ्यू अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड बाय एन एंगल 0 से 180 डिग्री। कुछ अल्फा पार्टिकल जो कुछ एंगल पे स्कैटर हो गए। एंगल कैसे पता चला मुझे, डिटेक्टर है, इसकी पोजीशन घूम रहा है, इसकी पोजीशन से मुझे पता चला कि कहां का अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। तो हमने देखा बहुत कम अल्फा पार्टिकल है जो स्कैटर हो रहे हैं। स्कैटर कब होंगे, अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये स्कैटर कब होंगे, जब ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव रिपेल, अल्फा पार्टिकल ऑलरेडी पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब एटम के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, रिपेल कर रहा है उसको। तो वो चार्ज कहां पे है, और वो बहुत कम जगह हो रहा है, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। इसका मतलब पूरे एटम में सिर्फ कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उसको मैंने डिफाइन किया न्यूक्लियस से। तो क्या कंक्लूजन दिया रदरफोर्ड ने,
दिस शोज एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज कोर कॉल्ड न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम एंड विच रिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल ऑन डिफरेंट एंगल। इसका मतलब एटम के सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज का कोर है जहां से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स को, डिफ्लेक्ट कर रहा है बेसिकली। ओके, नाउ वी हैव थर्ड पॉइंट व्हिच सेज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 in 8000 सफर डिफ्लेक्शन 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है ऐसे अल्फा पार्टिकल आए गुड फॉइल पे टकरा के वापस चले गए, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए। तो कहते हैं बहुत कम अल्फा पार्टिकल है। इसका मतलब क्या हुआ, द साइज दिस शोज साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस का साइज क्या है फ्रेंड्स, बहुत छोटा है, तभी तो वो डिफ्लेक्ट हुआ सिर्फ 8000 में एक, 1 in 8000। कितना छोटा है सर, तो इमेजिन करो, कंपेयर करो एटम का साइज से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बीच में एटम सराउंडेड है, कितना साइज होगा। तो अगर आप 11th क्लास की केमिस्ट्री की एटॉमिक वाली बुक खोलते हो तो वहां पे लिखा हुआ है पूरा स्टेडियम अगर आपका एटम है, आप क्रिकेट स्टेडियम ले लो, पूरा क्रिकेट स्टेडियम अगर आपका एटम है तो एक क्रिकेट बॉल दिस विल डिफाइन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितना छोटा है एटम से, पूरा का पूरा क्रिकेट स्टेडियम अगर एटम है तो न्यूक्लियस क्या है, क्रिकेट बॉल। तो इतना डिफरेंस है इनके साइज में। दिस वाज द कंक्लूजन एंड ऑब्जर्वेशन गिवन बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, नाउ हमारे कुछ टर्म्स है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो टर्म है इंपैक्ट पैरामीटर। कभी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं देखा मैंने इंपैक्ट पैरामीटर के ऊपर, स्टिल एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हम फॉर्मूला पढ़ लेंगे। क्या होता है इंपैक्ट पैरामीटर, क्या बताया उन्होंने कि ये मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, कंसीडर दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर से आपने लाइन बना ली कि जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है न्यूक्लियस के सेंटर से, ठीक है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जा रहा है वेलोसिटी v से, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है वेलोसिटी v से, वेलोसिटी वेक्टर है। तो सेंटर वाली लाइन से वेलोसिटी जहां अल्फा पार्टिकल सेंटर कर रहा है इसके बीच जो डिस्टेंस है वो है मेरा b, और b को मैं बोलता हूँ इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला कितना है, z। z का मतलब एटॉमिक नंबर, कितने एटॉमिक नंबर है, कितने प्रोटॉन्स हैं, z × e स्क्वायर cot θ/2। थीटा स्कैटरिंग एंगल, किस एंगल पे स्कैटर करेगा वो थीटा है, अपन 4/0। आपको पता है 1/4/0 क्या होती है इसकी वैल्यू, 9 × 10⁹ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, एंड देन वी हैव काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द इंपैक्ट पैरामीटर। ओके, सो अब हमें पढ़ना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, अभी वो अल्फा पार्टिकल वाज कमिंग कि हमारी गोल्ड फॉइल थी यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियस है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस जो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे प्रोटॉन्स हैं, तो पॉजिटिव विल रिपेल। अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस उसको रिपेल करेगा। तो अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम कहां तक आ सकता है, तो अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा था, मैक्सिमम यहां तक आ पाया, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज ने रिपेल कर दिया तो डिफ्लेक्ट हो गया। तो किस डिस्टेंस तक अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम आ सकता है उसको बोलता हूं मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मान लो इस पॉइंट तक आ पाया, तो उसके सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से वो डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। Okay, so it is the minimum distance between which the alpha particle can pass through the center line of nucleus. Okay, अगर यहाँ तक अल्फा पार्टिकल आया तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया, और इसी को ये सेंटर है ये, तो ये क्या हुआ हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ से हम एस्टिमेशन ऑफ रेडियस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी हैज टू बी कांस्टेंट। तो अल्फा पार्टिकल जब बहुत दूर था, वेरी फार अवे, उसके पास कितनी एनर्जी थी, वो एनर्जी, और जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आ गया r0 पोजीशन पे, अब कितनी फाइनल एनर्जी है, वो बराबर होनी चाहिए। तो इनिशियल एनर्जी अल्फा पार्टिकल की जब वो फार अवे था, और फाइनल एनर्जी जब वो r0 पे, वो बराबर होगी। तो इनिशियल ke + pe इक्वल्स टू फाइनल ke + pe। तो काइनेटिक एनर्जी होगी, हाँ वो मूव कर रहा है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है, 0। जब यहाँ पे आ चुका है, अब वो रुक गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है दो चार्ज पार्टिकल की, k q1 q2/r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सर चार्ज कितने हैं, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है, 2 × चार्ज ऑफ प्रोटॉन 2e। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, 2e। ये क्या है मेरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होता है सर, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है e। कितने प्रोटॉन्स हैं, मान लो z प्रोटॉन से टोटल चार्ज कितना हो गया न्यूक्लियस का, z × e। z क्या होगा, टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, z इज एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। तो कितना हुआ pe, पोटेंशियल कितना हुआ, k q1 q2/r, q1 की वैल्यू ये, q2 की वैल्यू ये पुट कर दिया। पोटेंशियल कितनी आ गई हमारे पास, 2kze²/r, ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, r0 आ गया। व्हाट इज r0, दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और यू कैन से एस्टिमेशन ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। सो दिस वाज द क्लोजेस्ट अप्रोच। सो नाउ वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉडल। इस मॉडल में कुछ लिमिटेशंस है हमारे पास, जिस वजह से मॉडल आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो क्या क्या लिमिटेशंस है, पहली लिमिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, stability of an atom is not explained. So Rutherford was terribly failed to explain the stability of an atom. How it has failed, कैसे स्टेबल नहीं है। अब देखो रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहे हैं न्यूक्लियस के, अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेंगे तो
तो मैक्सवेल ने बताया था कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसका मास है अगर वो मूव करेगा वेलोसिटी v से तो उसकी एनर्जी लूज करेगा अपनी। तो अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेंगे तो उनकी एनर्जी लूज होगी सर्टेन टाइम के बाद। जब एनर्जी लूज होगी तो बीच में क्या हमारे प्रोटॉन्स हैं, वो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा अट्रैक्ट कर लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो वो फॉल हो जाने चाहिए थे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम बाद कोलैप्स कर जाने चाहिए थे प्रोटॉन्स के साथ, पर ऐसा जनरली नहीं होता। एंड अदर वाज फेल टू एक्सप्लेन दिस थिंग, तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी लिमिटेशन क्या है यहाँ पे कि ऐसा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल पॉसिबल रेडियाई, रेडियाई के बारे में कोई बात नहीं की, तो रदरफोर्ड के हिसाब से कोई भी पॉसिबल रेडियस ले सकते हो, और कोई भी रेडियस होगा तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, वो पॉसिबल नहीं है। सर व्हाट इज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम? लेटर ऑन दिस चैप्टर वी विल गेट टू नो व्हाट इज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम। दिस वाज ऑल अबाउट अवर रदरफोर्ड। सो सिंस दिस मॉडल हैज फेल्ड, नाउ अब हमारे पास क्या है? बोर्स मॉडल। सो नाउ वी हैव बोर्स मॉडल। अब हमें पढ़ना है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उस पोस्टुलेट्स को पढ़ के हमें समझ में आएगा बोर्स मॉडल का क्या तरीका है, कैसे बोर्स मॉडल ने एटम को प्रपोज किया, न्यूक्लियस को प्रपोज किया। तो पहला हमारा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएट एनी एनर्जी। इसका मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी वही होगी जो उस ऑर्बिट की एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल हैव द सेम एनर्जी ऑफ दैट ऑफ ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो वो क्या करेगा? एनर्जी ने लूज की उसने, तो वो उस ऑर्बिट में आ जाएगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी उतनी है जितनी इलेक्ट्रॉन की है। या फिर एनर्जी कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा उस ऑर्बिट में। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एनर्जी सेम होगी उस ऑर्बिट की भी और इलेक्ट्रॉन की भी। दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट, सर ऐसे कौन से ऑर्बिट होंगे? मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है? तो इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दोस ऑर्बिट्स फॉर व्हिच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अपॉन h/2π कर दूंगा तो इंटीजर आना चाहिए। कोई एंगुलर मोमेंटम है किसी इलेक्ट्रॉन का, उसको मैं h/2π से डिवाइड करता हूं अगर, और मेरे पास इंटीजर आता है तो मैं बोलूंगा ये ऑर्बिट है। इंटीजर नहीं आता तो ये ऑर्बिट नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं घूम सकता। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम सकता है? उसका एंगुलर मोमेंटम अपॉन h/2π, दिस वैल्यू l अपॉन h/2π। तो अगर ये वैल्यू अगर n इंटीजर आती है तो मैं बोलूंगा ये ऑर्बिटेड है, परमिटेड स्टेशनरी स्टेबल परमिटेड ऑर्बिट है। नहीं आती तो नहीं है। ओके, l इक्वल्स टू nh/2π। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है? mvr। लीनियर मोमेंटम होता है हमारे पास p, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है हमारे पास? mvr। तो mvr शुड बी इक्वल्स टू nh/2π। यहाँ पे n क्या है? इंटीजर है। बेसिकली n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट। n की वैल्यू 1 मतलब k शेल, n की वैल्यू 2 मतलब l शेल। k l में शेल पढ़ेंगे हमने, तो कौन सी ऑर्बिट है, कौन सी शेल है, तो ये हमारा n का मतलब हुआ हमारा। इस पूरे प्रिंसिपल को हम बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या कहते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन? इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोस स्टेशनरी स्टेबल परमिटेड ऑर्बिट्स फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ओके, थर्ड पोस्टुलेट कहता है, अब मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा कब? तो वो दूसरे ऑर्बिट में आ जाएगा, है ना। एनर्जी कम खर्च होगी तो ये एब्जॉर्ब करेगा तो फिर हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट विद द एमिशन ऑफ फोटोन। एनर्जी रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, और जितनी एनर्जी रेडिएट करेगा वो कितनी होगी? वो एनर्जी डिफरेंस होगी इन दोनों लेवल्स के। फॉर एग्जांपल मेरे E1 लेवल एनर्जी का, E2 लेवल एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन E2 लेवल पे है, इलेक्ट्रॉन E2 लेवल से E1 लेवल पे आएगा। अगर E2 लेवल से E1 लेवल पे आएगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, फोटोन को रेडिएट करेगा, और कितनी एनर्जी होगी इस फोटोन की? जितना डिफरेंस होगा। तो दिस h विल बी इक्वल्स टू E2 minus E1। These were the three Bohr's postulates. They are very very important. Based on these postulates, we need to derive radius of atom. एटम का रेडियस क्या है, एटम की वेलोसिटी क्या है, और जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी मुझे निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये एटम का मॉडल है, इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, कंसीडरिंग इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या है? मेरे पास प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन होते हैं सर? एटॉमिक नंबर जितने, एटॉमिक नंबर 5 है, 5 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है सर? E। तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा सर? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन है? Z। एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन का चार्ज है E, तो टोटल न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो गया? Z into E। ओके, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव और एक पॉइंट चार्जेस है क्योंकि इसका रेडियस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सिंस देयर पॉइंट चार्जेस देयर अपोजिट चार्ज, अट्रैक्शन होगा इनके बीच में,
कौन सी फोर्स होती है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 क्या है, Q1 है मेरा न्यूक्लियस का चार्ज, कितना है सर, Z into E। E is charge of one proton, Z is the number of proton, total charge of nucleus। Q2 क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज माइनस E, ये हो गया हमारा Q2। ठीक है, अब कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी इनके बीच में, K Z E into E upon R square, K Z E square upon R square। मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कितनी फोर्स लगेगी, K Z E square upon R square, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब ये सेंटर न्यूक्लियस इसको खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, जब भी सेंटर में कोई फोर्स लगती है क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो कुछ फोर्स होती नहीं है बेसिकली, कोई ना कोई एजेंट होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक एजेंट है जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, उसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाय r। तो k z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पे k क्या है, ये k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू इफ यू रिकॉल दिस इज 9 × 10 की पावर 9। ओके, ये k की वैल्यू है। अब मुझे बोर्ड सेकंड क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल से क्या पता चला था, बोर्ड क्वांटिटेटिव कंडीशन से mvr इक्वल्स टू nh/2 पाई, mvr इक्वल्स टू nh/2 पाई। मेरे पास ये दो फॉर्मूले हैं, एक mvr इक्वल्स टू nh/2 पाई, एक ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है वेलोसिटी और रेडियस को छोड़ के। k की वैल्यू क्या है ऑलरेडी पता है, z एटॉमिक नंबर है, ओके, e फिक्स है, चार्ज मुझे पता है, एक r से कार्य कट गया, m मास है वो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का। तो वेलोसिटी और रेडियस दो पैरामीटर है, यहाँ पे भी मास मुझे पता है, n पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n, KL मैंने जो बताया, h प्लैंक कांस्टेंट है, सब कुछ मुझे पता है, मुझे v और r नहीं पता। तो ये भी v और r की एक इक्वेशन, ये भी v और r की इक्वेशन, इन दोनों को मैं सॉल्व कर दूंगा। यहाँ से अगर मुझे r निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस v की वैल्यू को, इस v की वैल्यू जो v को कितना हुआ nh/2 पाई mr, यहाँ v के लिए निकाल लूंगा मैं, यहाँ पुट कर दूंगा, सॉल्व करूंगा तो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा। या आपको याद नहीं करना फॉर्मूला गाइस, प्लीज डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर दीस टू थिंग्स व्हिच इज वेरी वेरी सिंपल। कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया, तो kz स्क्वायर बाय r स्क्वायर टू mv स्क्वायर बाय, व्हिच इज वेरी इजी टू रिमेंबर। देन वी हैव बोर्ड्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, ये तो मैं याद करनी है वैसे भी, तो इन दोनों को याद करके थोड़ी सी मैथ्स लगानी है बस। मुझे रेडियस कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालूंगा यहाँ से, v इक्वल्स टू nh/2 पाई mr, पुट कर दूंगा वेलोसिटी की जगह पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करूंगा, आई विल गेट दिस रेडियस व्हिच इज वेरी इजी अगेन, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। मैं ऑब्जर्व क्या किया यहाँ पे, सब कुछ कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, सारी वैल्यू पुट करूंगा तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि r की वैल्यू जो है ना वो n² z के प्रोपोर्शनल है, n² z रिमेंस, एवरीथिंग विल रिमेन कांस्टेंट। अब मैंने बाकी की कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी तो रेडियस का फार्मूला आ गया 0.53 n² z एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 की पावर -10। और फिर n इज योर ऑर्बिट का नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके, z इज एटॉमिक नंबर। आपको बहुत सारी बुक में यहाँ पे z नहीं दिखेगा, सर बुक में नहीं दिख रहा z, फिर आपका कहाँ से आया, बिकॉज जो बोर्स मॉडल है अभी आगे देखेंगे वो हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 1, तो वो z की जगह 1 कंसिडर कर देते हैं, कहीं भी डेरिवेशन में उनको z नहीं दिखेगा। पर मैंने जनरल बताया है, ये भी मैं रीजन बताऊंगा मैं जनरल क्यों बता रहा हूँ, तो अभी के लिए आप भी सुनो, जनरली बताया मैंने, इसलिए z इज इंपॉर्टेंट। तो आपको जो रेड में बॉक्स है, जो बॉक्स रेड में है वो सब आपको याद होना चाहिए। डिराइव कैसे करोगे वो सिखा रहा हूँ आपको, बट आप वैल्यू पुट करके नहीं देख सकते बोर्ड के पेपर के टाइम में, न्यूमेरिकल अगर आएगा, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, व्हाट फॉर्मूलाज, व्हाटएवर इज इन रेड बॉक्स। तो रेड बॉक्स वाले फॉर्मूले तो आपको याद रखना है, दिस इज माय रेडियस, ओके। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, फिर मेरे पास दो फॉर्मूले, इसको भी रेड में रख देता हूँ सो दैट यू विल रिमेंबर। फिर से मेरे पास दो फॉर्मूले, एक ये वाला एक ये वाला, मुझे वेलोसिटी बतानी है तो क्या करूंगा मैं यहाँ से रेडियस के लिए निकाल लूंगा, r इक्वल्स टू nh/2 पाई mv, ओके, एक r से एक r कट गया, इस रेडियस की जगह मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व किया पूरी इक्वेशन को, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट दिस फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ मुझे इसको याद नहीं करना है, मुझे ये दो बेसिक फॉर्मूले पता है, इससे निकाल लूंगा। फिर मैंने ध्यान से देखा वेलोसिटी z/n के प्रोपोर्शनल है, बाकी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z/n, मैंने बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो आई ऑब्जर्व वेलोसिटी विल बी 2.18 into 10 की पावर -6 z/n मीटर पर सेकंड, ये मेरी वेलोसिटी है। z मेरा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर नहीं दिया समझ जाना, हाइड्रोजन के लिए बात की है, मेरा z इज 1, एंड मेरा क्या है ऑर्बिट, कि कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, कौन सा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, दिस इज माय रेडियस, दिस इज माय वेलोसिटी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हाफ m, वेलोसिटी आपके सामने, इसका स्क्वायर कर दो, तो हाफ इंटू m इंटू इसका स्क्वायर, फॉर्मूला ये आ जाएगा। ये भी आपको याद नहीं करना मेरे हिसाब से, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया, k q1 q2 बाय r होता है, q1 की वैल्यू पता है, q2 की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता ही है, तो k q1 q2 अपॉन r।
तो वह फॉर्मूला पुट कर दूंगा तो पोटेंशियल आ जाएगी मेरी इतनी आ जाएगी। ओके, तो सर ये माइनस कहाँ से आ गया? वो फॉर्मूला होता है k Q1 Q2 आया, उसमें मॉड नहीं होता, तो Q1 इंटू Q2 अगर मैं करूंगा तो माइनस साइन दिख रहा है यहाँ पे, इसमें से पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस आ जाएगा। ओके, टोटल एनर्जी कितनी होगी? En करूंगा तो ke प्लस pe, ये टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब मैंने ऑब्जर्व के टोटल करी तो काइनेटिक के माइनस में आ गई, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसका नेगेटिव कर दूंगा तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ke प्लस pe जो टोटल एनर्जी आई वो माइनस साइन के साथ काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारी? -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है, पोटेंशियल की भी नेगेटिव है, बट काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास हमेशा पॉजिटिव रहता है, वी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। प्लीज रिमेंबर माय पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, हाँ जी बिल्कुल, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी विद नेगेटिव साइन। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, हाँ जी बिल्कुल, माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूँ, इलेक्ट्रोवोल्ट में आंसर निकालता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। z इज योर एटॉमिक नंबर एंड n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ये फॉर्मूला हमारा एनर्जी का हो गया। सही, नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है? यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आई, टोटल एनर्जी तो नेगेटिव आई है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव साइन शोज अट्रैक्शन। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्टेड फील कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ। तो इलेक्ट्रॉन गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये अट्रैक्शन है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री नहीं है, बाहर नहीं जा सकता, न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन की, इसी वजह से एनर्जी क्या है हमारी? नेगेटिव है। ओके, अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से बाहर निकालना, तो कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितनी एनर्जी के साथ ये जो प्रोटॉन्स है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितनी एनर्जी के साथ? इतनी एनर्जी के साथ। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट। ओके, इफ आई वांट माय इलेक्ट्रॉन टू गो आउट, इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है तो कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से इतनी दूर लेके जाना चाहता हूँ कि न्यूक्लियस उसको फोर्स ना लगा पाए। न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन का, इतनी दूर लेके जाना चाहता हूँ कि न्यूक्लियस फोर्स ना लगा पाए इस पे, तो उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मेरी टोटल एनर्जी कितनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी लगानी पड़ेगी मेरे को? प्लस में। टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो उतनी पॉजिटिव एनर्जी मैं दूंगा, तभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। तो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, फर्स्ट ऑर्बिट की, हाइड्रोजन एक ही ऑर्बिट होता है फर्स्ट ऑर्बिट, एन की बात मैं 1 करता हूँ, तो कितनी एनर्जी होगी मेरे पास हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की? -18.6 Z1 N1, तो -18.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो -18.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितनी एनर्जी होगी? +13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। टोटल एनर्जी नेगेटिव, एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट विल बी +13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, सो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा एनर्जी ऑफ एन nth ऑर्बिट इस En इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। तो n क्या है मेरा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिट। तो अगर मैं अलग अलग ऑर्बिट लेता हूँ तो क्या मैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप n के लिए पुट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, इसको बोलता हूँ मैं एनर्जी क्वांटाइजेशन। y पे मैंने यहाँ पे लिखा है एनर्जी लेवल। ओके, इफ मैं n इक्वल्स टू 1 तो माय एनर्जी विल बी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। n को मैंने 2 लिया तो -13.6 अपॉन 4, 2 का होल स्क्वायर 4, मेरी एनर्जी आ गई इतनी। तो बेस्ड ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, आई विल गेट माय एनर्जी। तो ये मेरी एनर्जी का लेवल है। -13.6 छोटा है, -3.4 बड़ा है, नेगेटिव वैल्यूज है ना, तो ये बड़ा है, तो एनर्जी लेवल की बढ़ी जा रही है। यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 को बोलता हूँ ग्राउंड स्टेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बच्चे बहुत गलती करते हैं। पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ था सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में n इक्वल्स टू 2 नहीं है। अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इक्वल्स टू 3, बिकॉज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 2, n इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। प्लीज रिमेंबर, इफ द क्वेश्चन से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, कंसिडर दिस एज n इक्वल टू 3। व्हाई? बिकॉज अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2, n3 थर्ड ऑर्बिट बोलेगा चलेगा, उसको मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलूं या थर्ड ऑर्बिट बोलूं एक ही बात है। समझ में आया? n इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ n, मेरा ऑर्बिट का नंबर, ये मेरा एनर्जी के क्वांटाइजेशन है कि ऐसे एनर्जी होगी। ओके, अभी हमने थर्ड पोस्टुलेट से पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स हायर एनर्जी स्टेट to lower energy state with the emission of photon, and the energy of this photon is equals to energy difference between these two levels. Okay, h nu, the photon, energy of photon which is emitted, equals to energy difference E2 minus E1। एनर्जी का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ,
इस फॉर्मूले को मैं पुट करता हूँ, hc बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, E2 माइनस E1 में कौन सा मैंने भाग ले लिया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओके, तो hc बाय लैम्डा में hc को डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ से, 1/वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। और 1/वेवलेंथ की जो वैल्यू है ये जो वैल्यू यहाँ से निकाली मैंने 1/वेवलेंथ की वैल्यू, दिस वैल्यू ये वैल्यू है यहाँ पे। और 1/वेवलेंथ को मैं बोलता हूँ वेव नंबर, 1/वेवलेंथ को हम बोलते हैं वेव नंबर प्लीज। तो दिस इज माय वेव नंबर। ओके, ये जो पूरी चीज है, ये कांस्टेंट, ये जो पूरी फैक्टर था, ये पूरा जो फैक्टर था, इसको मैं बोल रहा हूँ RH। आई एम सेइंग दिस एज RH। RH इज रिडक्स कांस्टेंट, ये वैल्यू 1/n1 स्क्वायर प्लस 1/n2 स्क्वायर। मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। I will get this value as this 1.097 to 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। तो इसका मतलब मेरा जो रिडक्स इक्वेशन, ये किसने किया, साइंटिस्ट ने किया था, रिडक्स ने। इस कांस्टेंट का नाम दे दिया रिडक्स कांस्टेंट एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज योर रिडक्स इक्वेशन। यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी डेटा, कुछ भी याद नहीं करना है, बट प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज स्टार मार्क, स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन बोर्ड यू विल सी ऑन दिस इक्वेशन। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सब बताता हूं मैं आपको अभी, ठीक है। तो आपको क्लियर करना है, ये 1/लैम्डा 1/वेवलेंथ, यहाँ पे क्या है वेव नंबर, वेवलेंथ जो आएगी वो मीटर में आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ऐसे याद रखेंगे, n1 लोअर एनर्जी लेवल, n2 हायर एनर्जी लेवल। ओके, ये क्वेश्चन है। अब देखो, अब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मैं बोल रहा हूँ लाइमन सीरीज बोली, लाइमन सीरीज क्या होता है, सबसे पहले डिस्कवर होती है यहाँ पे बाल्मर सीरीज, क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम देती है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब, चलो अभी बात करते हैं इसकी। एनीवेज, तो अगर लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लेवल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो लोअर एनर्जी लेवल कौन सा हो गया, फर्स्ट लेवल, n = 1। n = 1 का मतलब क्या होगा, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। कहाँ से आ सकता है सर, हायर से कहीं भी आ सकता है, तो 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है। ग्राउंड लेवल पे जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा किसी भी लेवल से, उसको बोलूंगा मैं लाइमन सीरीज। क्या बोलूंगा, लाइमन सीरीज। अब जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा हाई एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल पे, लोअर एनर्जी लेवल पे, तो फोटोन एमिट होगा, यस फोटोन एमिट होगा। फोटोन एमिट होगा तो उसकी जो लाइट फोटोन होगा उसकी एनर्जी होगी hν, hc बाय लैम्डा, h और c तो कांस्टेंट, उसकी वेवलेंथ होगी, यस और नो। सर ग्राउंड स्टेट पे अगर इलेक्ट्रॉन आया है तो उसकी कोई वेव, जब इलेक्ट्रॉन आया है तो उसने लाइट को एमिट किया होगा, जिस लाइट को एमिट किया होगा उसकी वेवलेंथ होगी। सर वेवलेंथ की रेंज होगी, कहां से कहां तक वेवलेंथ हो, सेकंड से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, अलग अलग लेवल से आएगा तो अलग अलग वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ की रेंज अगर निकालना चाहता हूं तो मैं देखूंगा सबसे पहले कौन से लेवल से आया और सबसे आखिरी में कौन से लेवल से आया। एक बार सेकंड से आ सकता है और इंफिनिटी से, तो 2 से 1 में आया तो वेवलेंथ क्या होगी, इंफिनिटी से 1 में आया तो वेवलेंथ क्या होगी। तो पेपर में मैं बोलता हूं व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ लाइमन सीरीज। तो एनसीईआरटी में वैल्यू दे रखी, यू नीड टू रिमेंबर, बिल्कुल क्रैम मत करो उस वैल्यू को, सिंपल मेरे पास ये फॉर्मूला है, ये मुझे याद करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मुझे लाइमन सीरीज की आपको वेवलेंथ रेंज पूछेगा तो n1 की जगह पे हम 1 पुट कर दोगे प्लीज, और n2 की जगह तो एक बार 2 पुट करोगे तो वेवलेंथ आ जाएगी, एक बार इंफिनिटी पुट करोगे तो वेवलेंथ आ जाएगी। ये वेवलेंथ की रेंज, जब भी फर्स्ट लेवल पे इलेक्ट्रॉन आएगा कहीं से भी आए, इस वेवलेंथ की रेंज की लाइट एमिट होगी। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लाइमन सीरीज। बार्मर सीरीज में क्या होगा, n = 2, n = 2 मतलब सेकंड लेवल, सेकंड लेवल का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो यहाँ पे n = 2 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है या फिर सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से आ सकता है, तो 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, इंफिनिटी से आ सकता है। क्या रेंज होगी हमारी वेवलेंथ की रेंज क्या होगी, तो सर 3 से अगर आ रहा है तो n1 की जगह 1, सॉरी n1 की जगह 2, बार्मर सीरीज है, n1 की जगह 2 और n2 की जगह एक बार 3 रख दूंगा, एक बार इंफिनिटी रख दूंगा। 3 रखूंगा तो भी वेवलेंथ आ जाएगी, इंफिनिटी रखूंगा एक बार तो भी वेवलेंथ आ जाएगी। जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ की रेंज होगी। इस वेवलेंथ की रेंज में मतलब फोटोन निकलेगा अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से सेकंड लेवल का, इसको बोलता हूँ बार्मर सीरीज। और जो वेवलेंथ की रेंज होगी ना, और मैं मेरे पास स्पेक्ट्रम में हर वेवलेंथ की रेंज डिफाइन करती है किसी न किसी चीज को, जैसे यूवी है, अल्ट्रावायलेट है, रेडियो वेव्स है, विजिबल लाइट है, एक्सरेज है। तो वेवलेंथ की रेंज आती है वो विजिबल रीजन में आती है, किसमें आती है प्लीज, विजिबल रीजन में। तो विजिबल रीजन में आई तो लोगों को दिखी, बाकी यूवी था ये तो दिखा नहीं, ये विजिबल था तो दिखा। सबसे पहले डिस्कवर हुई थी हमारी बार्मर सीरीज। देखा कि यार सेकंड लेवल पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहीं से भी तो लाइट एमिट हो रही है, कलर्स दिख रहे हैं उनको विजिबल, तो समझ में आया कि अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो फोटोन एमिट होते हैं उससे। फिर डिफरेंट लेवल से निकाल लिया, तो थर्ड अगर लेवल पे आएगा तो पार्शियल, फोर्थ लेवल पे आएगा तो ब्रैकेट, 5 पे आएगा तो प्रीफर्ड। आएगा कहां से, हाई एनर्जी लेवल से। थर्ड पे आ रहा है तो 4 से लेकर इंफिनिटी, 5 से आ रहा है तो ऐसे ऐसे, तो मैं ये निकाल लूंगा। ओके, अगर मुझसे पूछेगा कि आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ बार्मर सीरीज की, तो
तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 को तो 2 पुट करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 को इन्फिनिटी पुट करना है। प्लीज रिमेंबर वेवलेंथ कम से कम निकालनी है तो n2 को ज्यादा से ज्यादा लो बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अगर मैं n2 को इन्फिनिटी लेता हूँ तो मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल सकता हूँ किसी भी सीरीज की। सर मैं चाहता हूँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो पी फंड सीरीज की, तो कैसे निकालूंगा प्लीज? n1 हमेशा 5 ही होगा जब पी फंड है, तो n2 कितना लूंगा? n2 में 6 से इन्फिनिटी तक ले सकता हूँ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 क्या लूंगा मैं? इन्फिनिटी। फॉर्मूले में n2 को इन्फिनिटी लो, n1 को क्या लो? 5 लो n1 को पी फंड सीरीज के लिए, आपकी जो वेवलेंथ आएगी वो शॉर्टेस्ट आएगी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो n2 कम से कम लो, जितना ज्यादा n उतनी कम वेवलेंथ। n1 तो फिक्स है, n2 की बात कर रहा हूँ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n शुड बी इन्फिनिटी, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए लाइमन सीरीज में 2, बाल्मर में 3, लाइक दैट। ओके, तो अब इससे आप ये निकाल सकते हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगला टॉपिक है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब क्या होती है स्पेक्ट्रल लाइंस? जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो जो उसमें मैंने लाइन बना इसको बोलता हूँ मैं स्पेक्ट्रल लाइंस। इसका फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बन सकती है? n-1/2। समझाता हूँ मैं आपको आराम से, बिल्कुल पेशेंटली। n अगर मेरे पास 1 है तो पुट करो 1 1-1/2, 0 आ गया। फर्स्ट लेवल के नीचे कोई भी लाइन नहीं है। एक लेवल के नीचे कितनी लाइन बना सकता हूँ उसको बोलता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। n को मैंने 1 पुट किया तो एक भी लाइन नहीं है, इसका मतलब कोई लाइन नहीं है। n = 2। अगर मैं 2 ले रहा हूँ तब पुट करो 2 2-1/2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। फॉर n = 2 दिस इज 1। सेकंड लेवल जब तक सेकंड लेवल पे आ गया n = 2, कितनी लाइन नीचे जा रही है? सिर्फ एक जा रही है। सेकंड लेवल से नीचे कितनी लाइन जा रही है? सिर्फ एक जा रही है। देखो सेकंड लेवल से एक लाइन जा रही है, तो इसलिए आंसर आया 2। थर्ड लेवल से लिखता हूँ 3, लिखता हूँ n = 3, 3 पुट किया तो 3-1 2/2 से 2 कट गया, आंसर आया 3। थर्ड लेवल से नीचे देखो कितनी लाइन जा रही है? थर्ड लेवल से 2, एक सेकंड पे जा रही है, थर्ड से एक फर्स्ट पे जा रही है, 2 लाइन ये हो गई, एक सेकंड से फर्स्ट पे जा रही है, 3 लाइन, तो ये आ गया हमारा 3, इसलिए हमारा आया 3। 4 लेता हूँ, n को 4 लेता हूँ तो 4-1/2, 4 × 3/2, 2 से 4 कट गया, 2 2 3 6 आ गया, 4 ये 6 आया। देखो 6 फोर्थ लेवल से एक थर्ड पे जाएगी, एक सेकंड पे जाएगी, फर्स्ट पे जाएगी। थर्ड लेवल से सेकंड पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, फर्स्ट पे, गिनो 1 2 3 4 5 6, तो आ गया n = 4 के हिसाब से 6। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, नाउ सो वी हैव सम लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल हमारा हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन क्या है यहाँ पे? दिस मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक एटम। बहुत सारे लोग समझते हैं ये मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन का एप्लीकेबल है। नो, ये मॉडल एप्लीकेबल है हाइड्रोजन लाइक एटम्स। सर इसका मतलब क्या है? इसका जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो। सर तो सर हाइड्रोजन ही तो होता है 1 इलेक्ट्रॉन। नो यार, हीलियम He+, Li2+, इन सब के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, एक प्लस का चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? Li2+ के पास 3 प्रोटॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। इन दोनों के पास, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, बट Z की वैल्यू बदल गई। Z की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, Z की वैल्यू वहाँ पे 3 होगी। तो मैंने अपनी डेरिवेशन में हर जगह Z लिखा है। किसी बुक्स में Z नहीं होता बिकॉज वो कंसिडर करके चलते हैं कि हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं, बट ये मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब यूनिलेटरल स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर हीलियम प्लस के लिए मॉडल पूछेगा तो वहां पे Z की सिग्निफिकेंस आएगी। ओके, Li2+ के लिए मॉडल पूछेगा, बिल्कुल एप्लीकेबल है, Z की वैल्यू 3 पुट कर दोगे वहां पे। ओके, तो ये लिमिटेशन थी, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है मॉडल। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे होंगे मॉडल फेल हो जाएगा। दूसरी, अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी। हमने डुअल नेचर एडिशन में पढ़ा था कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की अलग अलग इंटेंसिटी होती है लाइट की। यहाँ पे इंटेंसिटी के बारे में कोई बात नहीं की बोर्स मॉडल में। एंड देन अगेन वी हैव थर्ड लिमिटेशंस कि इन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट्स थे वो सर्कुलर ही क्यों हैं। वी कैन टेक इलेप्टिकल ऑर्बिट्स एज वेल, तो हमने सर्कुलर ऑर्बिट ही क्यों नहीं, इलेप्टिकल ऑर्बिट क्यों नहीं लिए? तो बोर्स के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। सो दिस वर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरा आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। तो दिस वाज द मोस्ट कंसाइज फॉर्म ऑफ एटम्स। तो एटम में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो भी था सब कुछ आपको पढ़ाया है। बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आई मेक श्योर कि इन नोट्स में से आएंगे। न्यूमेरिकल्स मैं नहीं करा रहा हूँ बिकॉज अभी चल रही रिवीजन सीरीज। वंस रिवीजन सीरीज विल बी ओवर आई विल श्योरली डू द न्यूमेरिकल सीरीज। तो keep loving, keep supporting and keep enjoying. Okay guys, take care.